स्टूडेंट्स, आज से हम एक करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसमें हम हर हफ्ते एक वीडियो लाएंगे जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से हम डिटेल में करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखने की कोशिश करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में काफी ज्यादा डेटा इस वीडियो से ले सकते हैं। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ नॉर्वे चेस 2025। बहुत ही बड़ा ये पूरा कंपटीशन था। इसके विनर का नाम मैं पहले आपको बता देता हूं, मैग्नस कार्लसन और एना म्यूचिक। अब यहां पर कुछ डिटेल्स मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, नॉर्वे चेस कंपटीशन एक बड़ा चेस कंपटीशन है। इसमें 6 टॉप रैंकर्स भाग लेते हैं। 6 टॉप रैंकर्स किसमें? ऑब्वियस सी बात है, चेस में। देखिए भारत की तरफ से इसमें 2 कॉम्पिटिटर्स ने भाग लिया था। सबसे पहले गुकेश डी अभी ही कुछ दिन पहले वर्ल्ड चैंपियन बने और भारत की तरफ से अर्जुन इरिगासी, इन्होंने भी भाग लिया था। इस पूरे टूर्नामेंट के टाइटल होल्डर्स यानी 2024 में जो टाइटल होल्डर थे वो थे मैग्नस कार्लसन और फीमेल में जो टाइटल होल्डर थी वो थी जू वेंगजुन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैग्नस कार्लसन अपना टाइटल बचाने में सफल रहे पर जू वेंगजुन हार गई। वो फोर्थ रही इस पूरे कंपटीशन में। ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल कॉम्पिटिटर है और इस फीमेल कॉम्पिटिटर कंपटीशन में टॉप रैंक हासिल करी एना म्यूचिक। ठीक, गुकेश डी और मैग्नस कार्लसन के बीच में भी 2 मैच हुए जिसमें एक मैच गुकेश डी जीते और एक मैच मैग्नस कार्लसन जीते। काफी सोशल मीडिया में वो मैच काफी पॉपुलर हुआ था जब मैग्नस कार्लसन की रिएक्शंस जो थी वो एकदम से पॉपुलर हो गई बिकॉज वो मैच हारने के बाद काफी एग्रेसिव हो गए थे। ठीक, तो नॉर्वे चेस 2025, मैग्नस कार्लसन की अभी करंट रैंक 1 है। ठीक, दुनिया के सबसे बेस्ट चेस प्लेयर्स में मैग्नस कार्लसन का नाम लिया जाता है और अभी उनकी रैंक 1 है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब गुकेश डी वर्ल्ड चैंपियन है तो मैग्नस कार्लसन की रैंक 1 कैसे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना यहाँ पर जरूरी है कि मैग्नस कार्लसन ने कई साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेना ही छोड़ दिया था। असल में आप विश्वनाथन आनंद को जानते होंगे। विश्वनाथन आनंद पूरी दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन थे। मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हराकर ये टाइटल लिया। फिर कई साल तक मैग्नस कार्लसन के नाम पर ही ये टाइटल रहा। फिर मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना छोड़ दिया। उसके बाद चाइना के वाई इनको ये टाइटल मिला और इनको हराकर गुकेश डी ने इस बार ये टाइटल अपने नाम किया। ठीक, तो ये पूरा चेस के बारे में। ठीक है, भारत में चेस तेजी से बढ़ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भारत में खेलते हैं। ठीक, पराग हो गया, अर्जुन इरिगासी हो गए, मुकेश डी हो गए। तो एक पूरी टीम भारत की तैयार हो रही है और फ्यूचर में भारत के लिए चेस में भारत डोमिनेट करेगा। तो एक अच्छी खबर है। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडिया pavilion, Christine Bharat Mandap, emerged as one of the top most admired pavilions at the ongoing World Expo in। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड एक्सपो कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड एक्सपो ओसाका जापान में हो रही है। देखिए ओसाका जापान में इससे पहले भी वर्ल्ड एक्सपो हो चुकी है। तो ये एक ऐसा सिटी है जो सेकेंड टाइम वर्ल्ड एक्सपो को कर रहा है। ठीक, तो सब पहले ये हुई थी 1917 और अब ये फिर से हो रही है 2025 में। अब देखिए भारत मंडप काफी पॉपुलर हो गया। असल में दिल्ली में क्या करा है इन्होंने, एक पूरा पेविलियन बना दिया है जहां पर बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ल्ड एक्सपो में है होता है कि कई देशों के पेविलियन जाते हैं और आज से पहले भारत का पेविलियन इतना ज्यादा
सुर्खियां नहीं बटोरता था, इतना पॉपुलर नहीं होता था। पर इस बार सरकार ने थोड़ा सा चेंज किया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, सब इससे पहले जितने भी जाते थे पेविलियन, उनकी जिम्मेदारी होती थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक, पर इस बार जो पेविलियन गया ना, उसकी जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वो इतना खूबसूरत बनाया है कि उसका नाम वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट एडमायर्ड पेविलियंस में आया। अच्छा, ये एडमायर्ड पेविलियन की रैंकिंग कहां से? देखिए, इसकी रैंकिंग बहुत सारे सोर्सेस से आई। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो है भारत का नाम पेविलियन काफी मशहूर हुआ। दूसरा, जो वर्ल्ड एक्सपो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके भी रिएक्शंस लिए गए। ठीक, तीसरा, जापानीज सिटीजन के भी रिएक्शंस लिए गए। तो इस तरीके से वर्ल्ड एक्सपो 2025 में इंडिया का पेविलियन यूएसए, इटली, फ्रांस ऐसे टाइटन्स के सामने एक अच्छा पेविलियन उभर कर आया। तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक, जितना बढ़िया आपका पेविलियन होगा, उतने ज्यादा लोग आपके प्रति इंटरेस्टेड होंगे और उतना ज्यादा आपके देश का नाम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड एक्सपो ओसाका में है। इस बार जो पेविलियन की जिम्मेदारी है, यानी इस बार जो पेविलियन क्रिएट किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है। इससे पहले जनरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। ओसाका एक ऐसी जगह है जहां इससे पहले भी वर्ल्ड एक्सपो हुई है। वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हुई है और इससे पहले हुई है वर्ल्ड एक्सपो 1970 में। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज है। इसका जो मैस्कॉट है वो है मियाकू मियाकू मियाकू। ठीक, ये इसके मैस्कॉट का नाम है। एक अच्छा सा फिगर है। ठीक, वो जापानीज फिगर है, इसीलिए उसका नाम ऐसा है मियाकू। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ एक है, पर हम कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करते हुए चल रहे हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 से 5 फैक्ट दूंगा। हम 100 क्वेश्चन लगभग लगभग कवर कर रहे हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसे डिटेल में लिखिए। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द स्पेस मिशन ऑन विच द इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एंड 3 विल ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला काफी न्यूज में, अगर आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो इनकी काफी रीलें वायरल हुई। असल में ये एस्ट्रोनॉट इसरो के हैं। अब आप कहोगे कि मिशन तो जा रहा है नासा का, सही, ये मिशन जो है वो नासा की तरफ से भेजा जा रहा है, पर इसमें इसरो का साइंटिस्ट क्या कर रहा है? देखिए, पहले समझिए, ये मिशन जो है वो ना नासा की तरफ से भेजा जा रहा है और ना ही स्पेस एक्स की तरफ से भेजा जा रहा है। असल में ये मिशन जो है वो भेजा जा रहा है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका नाम है एक्सोम, और ये चौथा उनका मिशन। असल में इस मिशन के लिए उन्होंने 2 लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। एक तो है नासा और दूसरी है स्पेस एक्स। क्योंकि जो रॉकेट यूज हो रहा है ना, वो है फाल्कन 9। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रॉकेट है। तो फाल्कन 9 से ये लोग जा रहे हैं। ठीक, टोटल मिला के 4 मेंबर की टीम है, जिसमें से एक इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला है। ठीक, अब इंडिया का जो नासा से पार्टनरशिप है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज नासा की तरफ से जितने भी उनके पार्टनर कंट्रीज है, उनके एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में भेजने की कवायद चलाई जा रही है। तो उसी कवायद में शुभांशु शुक्ला भी स्पेस में जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें 3 और लोग हैं। एक तो एक्सॉम की एम्प्लॉय है, ये जो एक्सॉम की एम्प्लॉय है ये पूरे मिशन की हेड है। एक पोलैंड से और एक हंगरी से एस्ट्रोनॉट। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये हो गया। दूसरा, देखिए, ऐसे मिशन में जाने से क्या होता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। अभी हमारे चंद्रयान मिशन शेड्यूल्ड है। ठीक, मून में भी हम लोग जाने वाले हैं गगनयान मिशन से, तो इससे काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है। तो एक अच्छा पूरा ये एक स्पेस मिशन है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट है, इंडिया की तरफ से जो पहला व्यक्ति स्पेस में गया था, उनका नाम था राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा के बाद सेकंड इंडियन है शुभांशु शुक्ला, जो कि स्पेस में जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडियन
वैसे तो आपने कई लोग का नाम सुना होगा, जैसे कि कल्पना चावला, जैसे कि सुनीता विलियम्स, पर ध्यान से ये समझिए कि ये सब अमेरिकन सिटीजन है, दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, पर ये अमेरिकन सिटीजन है। पर राकेश शर्मा इंडियन सिटीजन है। वैसे ही शुभांशु शुक्ला, ही इज इंडियन सिटीजन, ही इज एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इसरो। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तो मिशन का वो नाम ध्यान रखिएगा, एक्सॉम 4। दूसरा ये ध्यान रखिएगा कि वो नासा का मिशन है। तीसरा स्पेस एक्स के साथ कोलेबोरेशन है। और एक्सॉम 4 एक प्राइवेट कंपनी है जिसको नासा और स्पेस एक्स ने नॉमिनेट किया है कि ताकि जो नासा के पार्टनर कंट्रीज हैं उनके एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्सपीरियंस दिया जा सके। ये हो गई एक बात। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट है जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इनको जाना था जून 22 को, और ये भी बड़ा डिलेड मिशन है, मतलब ये डेट बहुत ज्यादा डिले हो गई है। अब ये डेट 22 से भी आगे बढ़ गई है। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम टेक्निकल ग्लिचेस इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी आपको कुछ दिन पहले की घटना पता होगी कि सुनीता विलियम्स बहुत लंबे समय के बाद दोबारा से अर्थ में आएगी, तो काफी लंबे समय तक उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुजारना पड़ा। वैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए नासा प्रिकॉशंस लेके चल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। द एक्सॉम 4 मिशन इंक्लूड्स एस्ट्रोनॉट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विजिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया, पोलैंड और हंगरी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, ये करेक्ट इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट साइंड एमओयू विद निविडिया। अब सब जानते हैं निविडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, बिकॉज निविडिया क्या बनाती है? जीपीयू। और आज की एआई की दुनिया में जीपीयू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जितने भी एआई में एक्सपेंशन होगा उसमें जो भी हार्डवेयर लगेगा वो निविडिया कंपनी बनाती है। ठीक है, तो एआई में होता है एलएलएम, और इसमें बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक, बहुत ही मल्टी लेवल फंक्शंस होते हैं, तो वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए जो निविडिया बनाता है। ठीक, इनकी जो चिप्स होती हैं वो उसी के आर्किटेक्चर पर पूरा एआई चलता है। अब यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि किस इंडियन स्टेट ने निविडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है कि इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एआई यूनिवर्सिटी अमरावती में बने। अब ये देखिए, ये अमरावती ना एक हिंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अमरावती आंध्रा की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, तो यहां पर कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन में हिंट था। अब देखिए, जब से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम बने, तो उन्होंने काफी एग्रेसिवली एमओयू साइन करे। तो चाहे आप टेस्ला का अभी देख लें, टेस्ला का एक प्लांट आने वाला है इंडिया में, वो भी विशाखापट्टनम में शेड्यूल्ड है। ठीक, तो वो काफी हैविली पिच कर रहे हैं अपनी नई राजधानी के लिए, अमरावती के लिए। तो चाहते हैं कि आंध्रा जो है वो बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल हब की तरह उभरे। ठीक, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो एमओयू है ये काफी बड़ा है, मतलब ये बहुत लार्ज है, और इसमें जो एआई यूनिवर्सिटी है ना, वो एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये जो एमओयू है ये आंध्रा और निविडिया के बीच में साइन हुआ है, और इसमें निविडिया की तरफ से 10,000 प्लस इंजीनियर्स को सपोर्ट मिलेगा। सही, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को सीख सके। ठीक है, एक पूरा कैरिकुलम डेवलप करने की बात हो रही है आंध्रा और निविडिया के बीच में, जिससे 1000 प्लस इंजीनियर्स को ट्रेन किया जा सके फॉर फ्यूचर, और ये पूरा 2 साल में होना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि निविडिया ने इस एमओयू में 200 प्लस, सॉरी 500 प्लस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने की बात कही है। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे स्टार्टअप एआई से रिलेटेड होंगे। तो एक्चुअली जो चंद्रबाबू नायडू है वो ये चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश एक एआई हब की तरह उभरे भारत में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तीसरा, जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में एक फर्स्ट डेडिकेटेड एआई यूनिवर्सिटी अमरावती में बनने जा रही। ठीक, तो ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू के पॉइंट है। 3 चीजें आप याद रखिएगा। आंध्रा ने निविडिया के साथ एमओयू साइन किया, फर्स्ट डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी अमरावती में बन रही है, 10,000 इंजीनियर्स को जो है कैरिकुलम डेवलप करके वो पूरी ट्रेनिंग देंगे, 500 प्लस स्टार्टअप्स को निविडिया सपोर्ट करेगा ताकि भारत में एआई इको हब बन सके। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
विच नेशन वॉन 2025 यूईएफए नेशंस लीग ट्रॉफी। अब देखिए यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहले तो ये यूईएफए क्या है और ये नेशंस लीग ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, पहला क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ये इसमें भी छुपा हुआ है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो ये है क्या, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो यूरोप में एक यूफा करके पूरा ग्रुप है, इनके मेंबर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, हर साल एक नेशंस लीग ट्रॉफी खिलाते हैं और इसमें पार्टिसिपेट वही कंट्री कर सकते हैं जो इनके मेंबर है। तो जनरली ये पूरी लीग यूरोप में होती है और इस बार की जो लीग का विनर है वो पोर्टुगल। हाईएस्ट स्कोर इस पूरे टूर्नामेंट में इस विक्टर के द्वारा करे गए थे और सेकंड नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 8 गोल करे जबकि विक्टर के द्वारा 9 गोल करे गए। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने काफी अच्छा खेला जिसकी वजह से पुर्तगाल जो है वो फर्स्ट रहा। ठीक, अब देखिए जो फाइनल हुआ, फाइनल में हुआ क्या था, फाइनल हुआ स्पेन और पोर्टुगल के बीच और जब स्कोर हुआ तो वो 2-2 टाई रहा। इसके बाद पेनल्टी शूट आउट हुआ, तो पेनल्टी शूट आउट में 3-5 से पोर्टुगल जीत गया। ठीक, तो ये पूरा इवेंट रहा। यूईएफए की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। स्पोर्ट्स याद रखिएगा, इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। एंड ये याद रखिएगा कि 2025 का विनर जो है वो पोर्टुगल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु क्लेम 2025 फ्रेंच ओपन इन मेल एंड फीमेल सिंगल कैटेगरीज। तो पहले आंसर देख लेते हैं, कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ। कोको गॉफ हो सकता है आपके लिए नया नाम हो, पर कार्लोस अल्काराज तो बहुत ही फेमस है। ठीक, ये तो बहुत फेमस नाम है अगर आप टेनिस को जानते हैं तो। अब देखिए फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दुनिया में जो है ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस में। ठीक, तो ग्रैंड स्लैम्स या इनको मेजर्स भी कहते हैं। ग्रैंड स्लैम्स और मेजर्स में 4 टूर्नामेंट होते हैं। ठीक, पहला यूएस ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा मोस्ट पॉपुलर विंबलडन और चौथा ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो साल भर में कई टूर्नामेंट होते हैं पर ये जो 4 टूर्नामेंट है ना ये मेजर है। अब देखिए जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उनका टाइप डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड। ये तो हो गया मेजर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड मतलब कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जो क्ले पे खेले जाते हैं और कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जो ग्रास पे खेले जाते हैं। तो फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले का टूर्नामेंट है और ये ओपन ग्राउंड में खेला जाता है। ठीक है, तो ये एक दो बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। ठीक, विंबलडन ग्रास पे होता है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, तो आपने ऐसा सुना होगा कि रॉजर फेडरर के पास सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं ग्रैंड स्लैम से। तो ग्रैंड स्लैम्स का मतलब क्या है, उनका मतलब ही है कि उन्होंने ये 4 टूर्नामेंट सबसे ज्यादा बार जीते। तो दैट इज द थिंग। ठीक, तो अब ये समझिए कि मेल की कैटेगरी में तो कार्लोस अल्काराज जीत गए। ठीक है, और फाइनल जो हुआ था वो कार्लोस अल्काराज का पहले देश देख लेते हैं, कंट्री देख लेते हैं। ही इज फ्रॉम स्पेन, दैट इज द थिंग। एंड कोको गॉफ इन अ फीमेल कैटेगरी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड के जो नंबर 1 प्लेयर है ना अभी फिलहाल वो है जेनिक। तो जेनिक को इन्होंने कार्लोस ने हराया और ये फ्रेंच ओपन जीत गए। ठीक है, अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में जो कोको गॉफ है इन्होंने हराया अरियाना सबलांका को। ये आप देख रहे हैं नीचे फोर्थ में हमने 2 नाम लिखे हैं, जैक्सिना। ये दोनों रनर अप है, ये मेल के हैं ये फीमेल के। ठीक है, तो कार्लोस का नाम ध्यान रखिएगा, ही इज फ्रॉम स्पेन। अच्छा, कोको गॉफ शी इज फ्रॉम यूक्रेन। ठीक, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इंडिया इज करेंटली रिसीविंग एफडीआई इनफ्लोस। व्हाट डू यू मीन बाय एफडीआई? पहले तो एफडीआई का मतलब समझ लेते हैं। देखिए एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक चीज होती है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक चीज होती है एफडीआई।
एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है, बहुत ही बेसिक डिस्टिंक्शन है इन दोनों के बीच में। ये जो है जनरली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है, ये जो पैसा होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है। ठीक, तो जनरली होता क्या है, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ दिन बाद उनका प्रॉफिट बन जाता है तो वो पैसे उठा के बाहर चले आते हैं, या उन्हें कोई और मार्केट अच्छा लगता है तो भारत से पैसा निकालते हैं और बाहर चले आते हैं। ठीक, इनको हिंदी में विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। ठीक, जबकि एफडीआई का क्या हिसाब किताब है, एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए आती है। जैसे लेट मी गिव यू अ एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा हम यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्चुअली क्या है, यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जो ब्रिटेन की कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है। इसने इंडिया में एक अपनी सब्सिडरी खोली और उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना इंपॉर्टेंट है, लाइफ बॉय जो आप साबुन यूज कर रहे हैं, ठीक है, डव जो आप यूज कर रहे हैं, या कोई शैम्पू अच्छी कंपनी का जैसे क्लिनिक ऑल क्लियर हो गया, समझ लीजिए शैम्पू दो ही कंपनी पे आते हैं बेसिकली मेजोरिटी में, एक तो पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो जितने भी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में वो इन्हीं दोनों कंपनी के आते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एफडीआई का। एफडीआई का एक और परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो मारुति सुजुकी। अब देखिए सुजुकी अब तो मारुति रहा नहीं, सही, क्योंकि सरकार ने सारी स्टेक बेच दी, पर जब ये सुजुकी कंपनी भारत में आई थी तो इसने मारुति के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, और यही वो कंपनी थी जिसने भारत में कार्स बनाना स्टार्ट किया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए एफडीआई। अब थोड़ा एफडीआई के बारे में आंकड़ों को देख लेते हैं। देखिए भाई आंकड़ों को अगर हम देखें तो 2023 और 4 यानी FY24 में जो हमारी एफडीआई थी ना वो 71.28 बिलियन थी, और इस साल ये एफडीआई बढ़कर हो गई है 81.04। अच्छा जब मैं इस साल कहता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट FY25। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है FY26। ठीक, अभी क्या तो डेटा नहीं है, ये पिछले साल का डेटा। ठीक, ये आपको समझना है। तो एक अच्छा खासा सब्सटेंशियल जंप है 14% अप्रोक्सीमेटली का। ठीक, ये पूरा अनाउंसमेंट करा गया था पीयूष गोयल साहब के द्वारा। तो पीयूष गोयल कौन है, हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। ठीक, अब जो इन्फ्लोज है उसमें नंबर देखिए क्वांटिटेटिवली बढ़ा, वैल्यू वाइज बढ़ा, और नंबर ऑफ कंट्रीज भी बढ़े। तो नंबर ऑफ कंट्रीज पहले 89 थे, अब वो कंट्रीज हो गए 112। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज और समझिए, कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा मिला, तो सबसे ज्यादा जो स्टेट को मिला है, अब देखिए जिस स्टेट में एफडीआई सबसे ज्यादा आएगी उस स्टेट में ऑब्वियस सी बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो इंडिया में सबसे अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन से स्टेट में, तो आप ऐसे गैस करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई भी है एंड मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र को मिला है लगभग 39% ऑफ द टोटल एफडीआई। सेकंड नंबर है कर्नाटक का, कर्नाटक में बेंगलोर आप जानते हैं, तो 13% यहाँ है। थर्ड नंबर है दिल्ली का 12%। तो ये पूरा स्टेट वाइज डेटा है। अब जब भी हम एफडीआई की बात करते हैं ना तो हम सोर्स की भी बात करते हैं, फ्रॉम वेयर द एफडीआई इज कमिंग। तो एफडीआई का जो ये ईयरली आंकड़ा जो इतना सडन जंप आया, इसमें जो सोर्स है सबसे बड़ा सोर्स है सिंगापुर। सिंगापुर से वी आर गेटिंग अबाउट 30% ऑफ द एफडीआई। सेकेंड सोर्स है मॉरिशियस, तो जनरली सिंगापुर और मॉरिशियस ये टॉप में रहते हैं। 17% ऑफ द एफडीआई वी आर गेटिंग फ्रॉम मॉरिशियस। थर्ड सोर्स इज यूएस, फ्रॉम इन यूएस फ्रॉम यूएस वी आर गेटिंग 11% ऑफ एफडीआई। तो जितना ज्यादा देश में एफडीआई आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश में की जीडीपी बढ़ेगी, ये आप समझिए, और उतना ज्यादा देश एक्सपोर्ट करेगा। वी as an Indian we want all threes, so that's why we need lot of FDI in country। और FDI बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ease of doing business बढ़ाना होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which state accounted for highest share 39% of total equity inflows in 25? FDI इक्विटी इन्फ्लोज की ये बात कर रहा है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। महाराष्ट्र का 39% है, कर्नाटक का कितना था 17%, और दिल्ली का था 12%। ठीक, ध्यान रखिएगा, सोर्स भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं।
which PSB paid a dividend of 8,076.84 crore to central government for FY25? The correct answer is State Bank of India. State Bank of India is the largest bank. ठीक, तो भैया इनका जो प्रॉफिट है, अब ये हर साल ही लगभग डिविडेंड देते हैं गवर्नमेंट को। इस साल FY25 में जो इनका ओवरऑल प्रॉफिट है वो 70,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। जब प्रीवियसली यानी FY24 में इनका जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 61,000 करोड़ के आसपास था। इस साल इन्होंने लगभग 13.70 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट डिविडेंड एंड गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन गवर्नमेंट बैंक as well as in SBI. So this year they have declared the dividend of 15.9. That's why the government is getting 8,000 crore. ये चेक की फॉर्म में SBI ने गवर्नमेंट को दिया और निर्मला सीतारमन को खुद चेक देने गए थे स्टेट बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी, के ध्यान रखिएगा। तो CS शेट्टी स्टेट बैंक के चेयरमैन है, ये खुद चेक देने गए थे। तो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये जो डिविडेंड है इसका गवर्नमेंट बहुत यूज करती है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि RBI ने भी ह्यूज डिविडेंड दिया गवर्नमेंट को। इस डिविडेंड से इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। सही, तो ये डिविडेंड हेल्प करता है फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट कि जो भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड गवर्नमेंट को दे, और ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड कब दे पाएंगी, जब वो प्रॉफिटेबल हो। दैट इज दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। With which international lending institution did AU Small Finance Bank partner to integrate climate risk consideration into its core banking framework? अब देखिए, AU Small Finance Bank is the largest small finance bank. Yes. Now, with which international lending institution? IFC. IFC is the part of वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजरली इसमें 5 है। 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है IBRD। किसी दिन हम इसको डिटेल में करंट अफेयर में कवर करेंगे। IFC इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने AU फाइनेंस बैंक के साथ क्लाइमेट रिस्क कंसिडरेशन को कोर बैंकिंग फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जब कोई बैंक लोन देता है ना, तो लोन वो किसी कस्टमर को देता है या वो किसी बिजनेस को देता है। अब आप खुद सोचिए, जब भी क्लाइमेट चेंज के कारण ये दोनों रिस्क फेस कर रहे हैं, मल्टीपल रिस्क है। जैसे पहले क्या होता था, पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा अनइवन टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, बहुत सारा जो है रेन नहीं होती थी। अब क्या हो रहा है, सडनली रेन हो रही है और बाढ़ में, फ्लड में, सही है, पूरा आपका बिजनेस यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बह सकता है। अब आप सोचो, किसी बैंक ने ये लोन दिया है, उसको तो उसने ये रिस्क कंसिडर ही नहीं करा, सडन फ्लड आ गई, सडन रेन की वजह से ऐसा हुआ। तो ये जो रिस्क है ये किसकी वजह से पैदा हुआ, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब बैंक क्या कर रहे हैं, अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इस रिस्क को भी कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये रिस्क को कंसिडर करने के लिए पहले उन्हें एक डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, उन्हें एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो एक्सपर्टीज जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर रहा है AU स्मॉल फाइनेंस को। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे जो बैंक की रेजिलियंस है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज विच कैन लीड टू फाइनेंशियल रिस्क, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, बैंक को ये भी समझ में आएगा कि हाउ मच रिस्क the bank is taking while giving the loans to business and customers which are directly affected by climate change। तो एक बड़ा इशू है, सही। तो इसको हम डिटेल में अभी कवर करेंगे आगे, और जैसे जैसे ये क्लाइमेट रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडिया के बड़े बड़े बैंक भी इसको अपने लोन सिस्टम में, कोर बैंकिंग फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा इवेंट है जो आगे होगा। और क्लाइमेट रिस्क को कंसिडर कर
करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे क्लाइमेट का रिस्क बढ़ता जा रहा है। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ने लगेंगे। वाई? बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट अफेक्टेड कंट्री एज फार एज क्लाइमेट रिस्क इज कंसर्न। हमारे वहाँ हीट वेव्स इतनी ज्यादा आती हैं, हमारे वहाँ मानसून अर्ली आ गया है इस साल, सही है। और कभी कभी क्या होता है, सडन क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत बारिश होती है, जैसे अभी हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया में बाढ़ आ गई थी। वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो जिसके लिए बैंक अपने को आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Who are the latest inductees into ICC Hall of Fame as announced on 9 जून 2025? देखिए टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स हैं, इसमें 5 मेल है और 2 फीमेल है। तो जो 5 आउट ऑफ 5, 4 तो यहाँ दिए, महेंद्र सिंह धोनी, मैथ्यू हेडन, डैनियल विटोरी, हाशिम अमला। ये थोड़े पुराने खिलाड़ी हैं, हो सकता है आप इनके बारे में ना जानते हो, जैसे मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के थे, डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के, हाशिम अमला साउथ अफ्रीका के, और एक और खिलाड़ी को ऐड किया गया, ग्रैम स्मिथ। ठीक, तो ग्रैम स्मिथ ये भी साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। अब आ जाते हैं वुमेन पे। वुमेन पे देखिए पहली वुमेन जो ऐड करी गई है वो है साना मीर, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। सेकंड सारा टेलर, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड। तो टोटल 7 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिलना एक काफी प्रेस्टिजियस बात है एज अ खिलाड़ी, एज अ क्रिकेटर। और ये इसके लिए काफ़ी अच्छा खेलना होता है, अच्छे रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, तब आपको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। और आप ये ध्यान रखिएगा टोटल जो नंबर है वो 7। अगर मेल और फीमेल सेपरेटली पूछ ले तो 5 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। Recently, the US and China agreed in principle to framework for de-escalating trade tensions। जैसे कि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे चाइना पर और पूरी दुनिया पर, जिसमें मैक्सिमम टैरिफ उन्होंने चाइना और चाइना के प्रॉक्सीज, वियतनाम, ऐसे कंट्री जिनके थ्रू चाइना क्या करता है, सामान अपना यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, उस पर हैवी टैरिफ लगा दिए थे। अब क्या हुआ कि यूएस और चाइना की जो है वो ट्रेड डील की बातें चल रही हैं और उनके बीच में मीटिंग्स हो रही है। और वो मीटिंग्स कहाँ हो रही है? एक मीटिंग्स देखिए जनरली ऐसे न्यूट्रल ग्राउंड में होती है, तो अभी वो सारी मीटिंग्स कहाँ हो रही है? लंदन में हो रही है। पहले तो ये ध्यान रखिए, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड टेंशन चलते रहे तो इसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इंडिया के लिए पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। ठीक, अच्छा, चाइना ने भी कई स्टेप बढ़कर बहुत सारे मेजर्स लिए। जैसे चाइना ने क्या करा था, अभी रेयर अर्थ मेटल्स इस पर बैन लगा दिया था। तो इसका इफेक्ट यूएस पे तो पड़ा ही पड़ा, साथ ही साथ इसका इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ा, क्योंकि इंडिया पर भी उन्होंने बैन लगा दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो चाइना के द्वारा चला गया। अच्छा, रेयर अर्थ मेटल्स कितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमोबाइल से लेकर जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या लैपटॉप जिसमें आप ये क्लास देख रहे हैं, उन सब में रेयर अर्थ मेटल्स का यूज हुआ है। बिना रेयर अर्थ मेटल्स के ये सब बन ही नहीं सकते। जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना रेयर अर्थ मेटल्स पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। और चाइना इज द लार्जेस्ट रेयर अर्थ मेटल्स मैन्युफैक्चर। तो चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइनिंग करता है, फिर सबसे ज्यादा प्रोसेस करता है रेयर अर्थ मेटल्स को। ठीक, और चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है। ठीक है, चाइना और रशिया के पास, इंडिया के पास भी अच्छे खासे रिजर्व है। तो रेयर अर्थ मेटल्स पर पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है। और रेयर अर्थ मेटल्स अगर चाइना ब्लॉकेड लगा दे या चाइना कंट्री टू कंट्री बेसिस पर डील करने की बात करें, तो रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए। और इस पूरे रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना एक सिंगल होल्ड कमांड करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ समझनी है। तो अभी नहीं तो कुछ दिनों में ये आपको ट्रेड डील का अनाउंसमेंट मिलेगा, क्योंकि ये देखिए होनी है, वरना दुनिया ऐसे नहीं चल सकती। बिकॉज टैरिफ्स पे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन पर इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा और जो दुनिया की जीडीपी है वो क्या हो जाएगी, काफी स्लो डाउन हो जाएगी। वैसे भी अभी अगर आप देखें, अभी हम आगे भी कवर करेंगे, चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, सब ने जो है जीडीपी के फोरकास्ट, चाहे वो इंडिया के हों या फिर वर्ल्ड के हों, वो घटाए। उसका रीजन यही है, डी ट्रेड टेंशन।
और भी मल्टीपल कई रीजंस है, जैसे कि इराक ईरान वॉर चल रही है, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो हम बहुत सारी वॉर्स में अभी दुनिया है। दूसरा ट्रेड टेंशंस आ रही है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस और ट्रेड कंडीशंस काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। अगले साल इन पूरी ट्रेड टेंशंस का इंपैक्ट आपको रिजल्ट्स पर भी और जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड सीईसी ज्ञानेश कुमार told hold bilateral meetings with head of elections मैनेजमेंट बॉडी ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंटरनेशनल आइडिया कॉन्फ्रेंस। देखिए ये जो इंटरनेशनल आइडिया कॉन्फ्रेंस है ये स्वीडन में हो रही है, ठीक है। तो स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, वहाँ ये सबमिट हो रही है। अब देखिए इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है वो है सीईसी। ये अभी लेटेस्ट बने, ठीक है, बिल्कुल करंट न्यूज़ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी अभी अभी बने। दूसरा, ये बायलेटरल मीटिंग क्यों अटेंड कर रहे हैं? देखिए होता ऐसा है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज है दुनिया में, तो वो एक दूसरे से कुछ सीखती हैं, क्योंकि कुछ चीजें यूरोप में बढ़िया है, कुछ चीजें इंडिया में बढ़िया है, तो हर देश एक दूसरे से सीखना चाहता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, और इन मीटिंग से दो ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाते हैं। एक तो पार्टनरशिप अमंग द डेमोक्रेसीज वो इंक्रीज होती है, इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होता है, ठीक, और डेमोक्रेटिक कॉपरेशन बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस है, जो इनोवेशंस है, वो आप अपने देश में दूसरे देश से सीख कर ला सकते हैं, जिससे आपकी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आप अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस में स्ट्रेटेजीज इनोवेशन दूसरे देशों से सीखोगे या डिस्कस करोगे तो एक नई चीज आएगी। इसीलिए ये सब कॉन्फ्रेंस होती है। और इस साल की कॉन्फ्रेंस कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में। और इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, ठीक। आगे आते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग द सिविलाइजेशन। ये जो डे है ना, ये 2025 से ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ये जून 10 को हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, जो डायलॉग है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पूरी दुनिया की सिविलाइजेशंस एज वेल एज कंट्रीज को करना चाहिए। अगर डायलॉग करेंगे तो वॉर्स कम से कम होंगे, तो बिकॉज डायलॉग इज द ओनली वे, सही है। तो डिप्लोमेसी इज द ओनली वे। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज द एरा ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। तो ये आपको समझना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और इससे क्या होगा? ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ेगा, पीस बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज वो बढ़ेगी। तो ये आपको समझना। तो जितना ज्यादा डायलॉग होगा उतनी वॉर कम होगी, और जितनी ज्यादा पीस होगी, आप समझो, उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीस। वाई? बिकॉज देखिए, जब वॉर होती है तो कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग की डेथ हो जाती है, कई लोगों का इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पीस रहेगी उतना ज्यादा दुनिया के लिए बढ़िया रहेगा। दैट इज द थिंग। इतने साल 1945 के बाद कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही है, सही, एक भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। तो देखिए दुनिया ने कितनी पीस, कितनी रिचनेस, कितनी ग्रोथ, कितना डेवलपमेंट अचीव किया। और पिछले कई सालों में, पिछले कई डिकेड्स में ऐसा नहीं हो पाया। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जितनी पीस रहेगी उतना प्रॉस्पेरिटी कंट्रीज को आएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? सबसे पहली बात, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब होता है? तो उसका सही आंसर है जून 12। तो पहले तो ये फैक्ट आपको याद करना। दूसरा, इस बार की थीम क्या थी? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू। Is there more to do? Yes. Why? Because according to UNESCO data, 138 million children still are working. They are not studying. और आप तो जानते हैं कि इंडिया, भारत फिर भी इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं, पर हमारे वहां हमने आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन दिया। तो अगर 6 से लेकर 14 ईयर्स का कोई भी चाइल्ड है तो उसे गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी, सही है। तो ये राइट टू एजुकेशन, ठीक। अब एक बात और समझिए, अब होता क्या है कि जब ये राइट आया था 2009 से ये स्टार्ट हुआ, सही, आरटी
एक्ट था पूरा। तो उस समय क्या था, उस समय गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले चिल्ड्रन का हैजार्डस एरियाज में काम करना बंद करा भारत में। अच्छा, अभी भी पूरी दुनिया में जैसे पुअर कंट्रीज है लाइक अफ्रीका, countries in South America, there 54 million children, 54 million children, they are still working in hazardous industries. अच्छा, इंडिया में क्या ये बैन है? यस, इंडिया में बैन है। सरकार चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट लाई है 2016 में, और इसमें 6 से लेकर 14 ईयर्स के लिए सारे ऑक्यूपेशन बैन है, ऑल ऑक्यूपेशन आर बैन। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और जो 14 to 18 है यानी एडोलसेंट, इनके लिए भी हजार्डस 17 है, हजार्डस प्लेसेस में काम करना सख्त मना है। तो ये दोनों हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, ठीक है। तो अभी भी लेकिन चाइल्ड लेबर पर बहुत काम करना है। हमारे वहाँ एक्ट तो है, पर अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को भी देखना है, और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा जरूर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डे, फिर है थीम, और ये सब इंडिया के बारे में। इंडिया में आर्टिकल 2009 में आया, आर्टिकल 21A से हमने जो है फंडामेंटल राइट दिया, राइट टू एजुकेशन फॉर होम 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, दैट इज द थिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज शक्ति, इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज शक्ति, हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इंडिया एंड फ्रांस। तो इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ हुई? फ्रांस में। देखिए ऐसा होता है जब भी एक्सरसाइज बायलेटरल होती है, मींस बिटवीन टू कंट्रीज, तो एक बार वो कंट्री ए में होती है और अगली बार वो कंट्री बी में होती है। इससे पिछले बार ये एक्सरसाइज इंडिया में हुई थी, इस बार ये एक्सरसाइज फ्रांस में हुई। इंडिया की तरफ से आर्मी कंटिजेंट ने इसमें भाग लिया, उसमें 90 आर्मी पर्सनल थे, ठीक? तो ये इंडिया की तरफ से फ्रांस गए और वहां उन्होंने ट्रेनिंग में भाग लिया। अच्छा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपने कई बार सुनी होंगी, पर कई बार आपके मन में ये सवाल भी आता होगा। अभी तक ऐसी 8 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज शक्ति। तब तो आपके मन में सवाल आता होगा कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती क्यों? इसलिए करते हैं ताकि जो है इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ सके, दूसरा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल सके। बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये रियल वॉर सिनारियो पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो हर कंट्री की अपनी डिफेंस और ऑफेंस मैकेनिज्म है, हर कंट्री अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करता है। तो हमारी देश की आर्मी को ये एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे हम बेटर इक्विपमेंट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमने फ्रांस से जैसे राफेल लिया, तो हमें राफेल का पहले से ही पता था, बिकॉज वाई, बिकॉज इंडिया और रशिया जो हमने रशिया से सुखोई लिया है, ठीक है, वो एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें सुखोई का पता लगा इंडिया और रशिया से। जब हमने फ्रांस के साथ एक्सरसाइज करी तो हमें राफेल का पता लगा। जब हम यूएस के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें F-35 की कैपेबिलिटीज का पता लगता है। तो ऐसे करके क्या होता है, एक्सरसाइज करने में दो चीजों का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। पहला, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मींस आई कैन यूज हिज डिवाइस एंड ही कैन यूज माइन, बिकॉज जब भी ज्वाइंट ऑपरेशन होंगे, कल को इंडिया मान लो फ्रांस के साथ किसी फ्रंट पे लड़े, तो ये होना चाहिए कि फ्रांस वाले इंडिया के इक्विपमेंट्स ऑपरेट करना जानते हैं, इंडिया वाले फ्रांस वाले को जानते हैं। दूसरा, एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। एज पर ILO स्टेट विच परसेंटेज, what percentage of India's population was covered under social security scheme? सोशल सिक्योरिटी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज हमारे वहाँ अभी भी मिडिल इनकम कंट्री है इंडिया और लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो पुअर्स की संख्या काफी ज्यादा है, और पुअर जो नहीं भी है उनकी भी इनकम कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली हमारा जो पर कैपिटा इनकम है लगभग वो 2500 के आसपास है, इससे कम ही है थोड़ा। तो इतना हमारा अप्रोक्सीमेट है, और ये डॉलर पर ईयर है ना कि पर मंथ, तो काफी कम है, ठीक है। अब तो सोशल सिक्योरिटी की इंडिया में बड़ी आवश्यकता है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 2015 तक इंडिया में केवल 19% लोग ऐसे थे जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा उठा रहे थे। 2024 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज की डेट में ऐसे 64% है,
सही है, एक सब्सटेंशियल जंप आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जंप क्यों हो रहा है? देखिए सरकार बहुत सारी स्कीमें चला रही है, अंत्योदय अन्न योजना है, फिर सरकार फ्री में राशन देती है पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, ठीक है, वो भी सोशल सिक्योरिटी योजना है। फिर आपने देखा होगा विडो पेंशन मिलती है, मल्टीपल और पेंशन मिलती है, फिर ये तो चलो पहले भी मिलती थी, किसान सम्मान में बहुत ज्यादा किसान कवर हुए जिसमें 6,000 रुपीज मिलते हैं। तो एक सोशल सिक्योरिटी का नेट काफी वाइडेंड हो गया आज अभी, ठीक है, तो इसीलिए एक सब्सटेंशियल जंप आया और ये चीज रिकॉग्नाइज करी है आईएलओ ने, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अभी इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं ना, वो 94 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। आप सोचो तो कितना ज्यादा, मतलब सही है, लोग जो है वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में फायदा उठा रहे हैं। सरकार का ऐसा टारगेट है कि फेज 2 में सरकार इसको 100 करोड़ तक ले जाएगी, ठीक है। हाँ, तो सोशल सिक्योरिटी के नेट में लगभग लोअर मिडिल इनकम और पुअर को तो कवर ही कर दे, सही है, हायर मिडिल इनकम जो लोग हैं उनको छोड़ा गया। अभी सरकार इसमें क्या कर रही है, जैसे जो हायर इनकम वाले हैं उन पर टैक्स ज्यादा बढ़ा रही है और जो लोअर इनकम वाले उनको टैक्स में छूट दे रही है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख तक पूरा टैक्स माफ कर दिया, सही है। इससे क्या होता है, इससे हर साल जो है पर कैपिटा इनकम भी व्यक्ति की बढ़ती है और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा और खर्च कर सकता है इसेंशियल चीज, ठीक है। ये होगी, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर FY26? सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये हर साल आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इट इज द रिपोर्ट ऑफ हुम। तो ऐसे 5 ऑप्शन आ जाएंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF, किसका, तो आपको ये ध्यान वो रखना है, ग्लोबल वाला वर्ल्ड बैंक का, ठीक। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने आपको बोला कि दुनिया में वॉर चल रही, ट्रेड टेंशन बढ़ गई है, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया का अनुमान था ग्रोथ का वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो 6.7 था, अब उसे रिड्यूस करके कितना कर दिया, 6.3 कर दिया। तो देखा आपने क्या इफेक्ट पड़ रहा है वॉर का, ट्रेड टेंशन का इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में। अच्छा, ये अब इंडिया के जीडीपी ग्रोथ पे नहीं पड़ रहा है, वर्ल्ड के जीडीपी ग्रोथ पे भी पड़ रहा है। तो यही वो इम्पैक्ट है जिसकी मैं बात उस समय कर रहा था। अभी इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6.3, ठीक है, ये ध्यान रखिए। What is the primary objective of variable rate repo VRR auction conducted by Reserve Bank of India? आप सबने रेपो रेट के बारे में तो सुना ही होगा। अब रेपो रेट का ही एक वर्जन है VRR, यानी वेरिएबल रेपो रेट। अब देखिए वेरिएबल रेपो रेट और रेपो रेट में एक मेजर डिस्टिंक्शन होता है। उसमें क्या होता है, जैसे इसमें इंटरेस्ट रेट ना फिक्स्ड है, जबकि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होता है। और वेरिएबल होने का मतलब ये, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑक्शन। हाउ ऑक्शन टेक्स प्लेस, देखिए बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, यानी मार्केट डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट। अब इसका बड़ा फायदा है, इसका फायदा क्या है, देखिए एक तो ये बैंक को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब सोचो जहां फिक्स्ड है वहां तो चेंज आने में भी टाइम लगेगा, पर यहां तो चेंज क्या होगा, मार्केट में चेंज सबसे फास्ट आता है, तो क्विकली चेंज आ जाएगा। तो बैंक के लिए अपना जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो ऑपरेट करना काफी आसान हो जाएगा। दिस विल बिकम फ्लेक्सिबल, दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज व्हाई, बिकॉज VRR है, वेरिएबल ऑक्शन रेट है। अगर मार्केट में मान लो रेपो घटी है तो तुरंत VRR में वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा, जबकि रेपो रेट में वो अगले कॉन्ट्रैक्ट से ही हो पाएगा। तो ये आपको समझना जरूरी, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि लिक्विडिटी एकदम से बूस्ट करी जा सकती है और लिक्विडिटी एकदम से रिड्यूस करी जा सकती है, दोनों काम करे जा सकते हैं, जिसका इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है। थोड़ा ये टेक्निकल है, पर आजकल ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन काफी आने लगे पेपर में, तो आपको इस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील एंड इक्वेडोर हैव सिक्योर्ड क्वालिफिकेशन फॉर फीफा वर्ल्ड कप फीफा 2026। द फीफा 2026 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय 3 कंट्रीज जॉइंटली। तो हमको उनका नाम बताना है, तो USA, मैक्सिको, कनाडा। एक्चुअली 10-10 मैच कनाडा और मैक्सिको में होने, बाकी 60 मैच USA में होने। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 कंट्री फीफा के वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो 2022 में
किसने होस्ट करा? तो सबसे पहले जो होस्ट करा वो करा कतर ने 2022 में। अच्छा, अब 2026 में कौन कौन कर रहा है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। 2030 में, यानी हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो 2030 में कौन कर रहा है? 2034 में कौन कर रहा है? ये सब अभी डिसाइड हो गए। 2034 में कर रहा है सऊदी अरेबिया, ये तो एक ही कंट्री, सिंपल है। 2030 में भी कर रहे हैं 3 कंट्री, स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को, ये 3 कंट्री का, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब स्पेन और पोर्टुगल और मोरक्को, अगर आपने मैप देखा हो तो मैप में ये है स्पेन, ये है पोर्टुगल, ये तो यूरोप है, यहां पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, जिब्राल्टार, और यहां पर अफ्रीका शुरू होता है, और अफ्रीका का एक छोटा सा देश यहां पर है मोरक्को। तो ये सब मिलकर 2030 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। 2026 का कौन कर रहा है? अच्छा, ये मेन वर्ल्ड कप है। अब ऐसे ही आपको वुमेन वर्ल्ड कप का भी पता होना चाहिए, यानी फीफा वुमेन वर्ल्ड कप भी चलता है, उसका भी आपको पता होना चाहिए वेन्यू उसका, ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे कवर करें। अब देखिए, विच नेशन, रैंकिंग बहुत आती है आजकल पेपरों में, तो विच नेशन हैज टॉप्ड द WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? WEF, व्हाट इज WEF? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब नाउ ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वो देखता है? अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप किसने किया। टॉप आइसलैंड ने किया, पर इन सब रिपोर्ट्स में आपको इंडिया की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए। तो देखिए, इंडिया की रैंकिंग आई है इस बार 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज, वेरी वेरी पुअर। एक्चुअली क्या था कि इससे पहले ये रैंकिंग 129 थी, पर अब ये गिरकर कितनी हो गई है? 131। अच्छा, कौन कौन से इंडिकेटर? सबसे पहला इंडिकेटर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और चौथा है हेल्थ एंड सर्वाइवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर 4 पैरामीटर्स। अच्छा, एजुकेशनल अटेनमेंट में तो इंडिया ने काफी अच्छा काम किया, तो जो जेंडर गैप है बिटवीन मैन एंड वुमेन वो काफी रिड्यूस हुआ है एजुकेशनल अटेनमेंट में। पर अभी भी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इन तीनों में इंडिया काफी पीछे। अगर हम केवल एशिया की बात करें तो एशिया में बांग्लादेश की रैंकिंग काफी सुधरी, बाकी सारे एशियन कंट्रीज मोर बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज की रैंकिंग अबव 100 है, दैट इज पोस्टिंग अ वेरी पुअर सिनारियो, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप हमको रिड्यूस करना है। जेंडर गैप तो किसी भी कंट्री में क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, इसमें जो स्केल है ना, वो स्केल है 0 से लेकर 1, और 1 का मतलब ये है कि मैक्सिमम फुल पैरिटी। फुल पैरिटी मीन्स देयर इज 0 जेंडर गैप, ठीक। तो इंडिया जो है अभी काफी इधर, ठीक, ये अभी भी हमको बहुत काम करना है, बिकॉज लाइक नॉर्डिक कंट्रीज वी आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम देम, तो वहाँ एक अलग लेवल है, इंडिया में काफी अलग है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क एट गुलाम्बी पालन? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, पर यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, ये स्टेट नहीं होना चाहिए, ये यूटी होना चाहिए, बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट इज यूटी, तो ये चीज आप चेंज कर लीजिए, ठीक। तो ये दिल्ली में हुआ है एक्चुअली, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पूरा पार्क है ना, ये 11 एकर्स में बन रहा है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहा है, ठीक। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है, देखिए ई वेस्ट पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो ये वैसा वेस्ट नहीं है जैसा हम नॉर्मली डंप कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंडिया में अभी भी ई वेस्ट के इतने सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो वो जो ई वेस्ट है वो हमारा डंप यार्ड में चला जाता है, और आप तो जानते हैं कि ई वेस्ट का डिकम्पोजिशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, तो वो काफी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है एटमॉस्फेयर को एज वेल एज सराउंडिंग्स को। इसीलिए अब दिल्ली में जो है वो एक नया ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है, ठीक। ये इको पार्क 18 मंथ्स में बनके तैयार हो जाएगा, और 25% ऑफ दिल्ली ई वेस्ट को ये कवर करेगा। तो आप सोचो, ऐसे 4 पार्क और बनाने की आवश्यकता है, तब जाके हम दिल्ली की कैपेसिटी को फुलफिल कर पाएंगे।
मन में आपके आ रहा होगा कि 3 और बना दे तो 100% हो जाएगा, लेकिन देखिए जब तक वो बनेंगे तब तक कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 पार्क्स और बनाने पड़ेंगे। वी मस्ट हैव ओवर कैपेसिटी इन दिस। बाय बिकॉज इंडिया में जो ई वेस्ट है उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन अभी भी नहीं होता। बैटरीज के पीछे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के पीछे वार्निंग आप देखते हैं, पर हम उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं करते। अगला, विच इंडियन लिरिसिस्ट वॉज ऑनर्ड विथ दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड बाय रशियन हाउस ऑफ मुंबई। ये वर्ड रशियन है, थोड़ा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है जावेद अख्तर को। अब पहले तो इनको देखिए, देखिए ये रशिया के एक बहुत ही मशहूर नोवेलिस्ट एज वेल एज जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो इनके नाम पर ये अवार्ड है। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंडियन को ये अवार्ड मिला है, और किसको मिला है? जावेद अख्तर साहब को। जावेद अख्तर साहब काफ़ी पॉपुलर है, मुझे उनका डिटेल में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत ही बढ़िया उनका स्क्रिप्ट राइटर है, लिटरेचर लिखते हैं, बुक्स लिख चुके हैं, काफ़ी काफ़ी पोएम्स लिख चुके हैं, ठीक। तो उनको ये अवार्ड क्यों मिला है? फॉर प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये पहले इंडियन है जिनको ये अब मिला है। आप ध्यान रखिएगा, जावेद अख्तर इसका सही आंसर, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धीरे धीरे हम और डिटेल में एक्सप्लेनेशन लाएंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। 100 के आसपास हम फैक्ट्स एक ही वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो जीके का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।